नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो पेपर मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर का है और इसको राजस्थान पीसीएस कराता है, यानी राजस्थान पीसीएस का ये पेपर है। इससे पहले मैंने 2018 का जो पेपर था वो आपको एक्सप्लेन किया था और अब ये 2022 का पेपर है। इसको दो पार्ट में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। लगभग 75 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में एंड रेस्ट ऑन 75 क्वेश्चन इन सेकंड पार्ट। तो उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जो वेलफेयर और ऑफिसर की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। 18 वीडियोस हैं उसमें। 18 वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चन पेपर, कुछ थ्योरी के बेसिक्स उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जितने लोग डी ट्रिपल एस बी वेलफेयर ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर और इवन मैट्रन और केयरटेकर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जितने लोग सोशल वर्क के लिए नेट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीएचडी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसमें हिंदी वाले अपना लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन है इसको देख के टिक करते रहें, अपना नोट्स बना लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही काम आएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड द पार्ट ऑफ द माइंड दैट गवर्न बाय द प्लेजर प्रिंसिपल। तो प्लेजर प्रिंसिपल ईड है और रियलिटी प्रिंसिपल पे कौन होता है? ईगो होता है। और मोरल प्रिंसिपल पे होता है सुपर ईगो। तो ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों याद रखना है। और ईड और सुपर ईगो में बैलेंस जो करता है वो ईगो करता है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स थियरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, द 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर। जो 5 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की पर्सनालिटी के सिगमंड फ्राइड का, वो क्या है? ओरल है, एनल है, फैलिक है, लेटेंसी है, जेनाइटल है। ठीक है, ओरल से प्लेजर लेता है बच्चा जब छोटा होता है, एनल से लेता है उसके बाद, यानी जेनाइटल पार्ट से। और फैलिक स्टेज में जब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, डेवलप होता है, फैलिक स्टेज में ही डेवलप होता है। फिर लेटेंसी आता है एंड जेनाइटल आता है। अब मेजर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी मेंटल डिसऑर्डर इज नोन। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक रोग का अध्ययन किया जाता है। जीन पियाजे थ्योरी इज नोन एज। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वेयर न्यू इंफॉर्मेशन आर हैंडल्ड बाय टू प्रोसेस, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन मीन्स आत्मसातकरण और समंजन। तो ये हिंदी का आप लोग इधर ध्यान से देखते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इज नोन एज। तो इसको लर्निंग कहते हैं। और लर्निंग जो बिहेवियरिस्ट हैं वो इसी लर्निंग थियरी से ही, लर्निंग थेरेपी से ही लोगों के अंदर चेंजेस लाते हैं। उनका कहना ये होता है कि आपने जो गलत आदतें सीख ली हैं, यानी लर्न कर ली हैं, उसे अनलर्न भी किया जा सकता है। बिनेट्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो बिनेट एक टेस्ट है, बिनेट्स जिसको पूरा नाम है बिनेट कॉमेट आईक्यू टेस्ट। तो ये आईक्यू के लिए होता है, नहीं इंटेलिजेंस के लिए होता है। कल्चरल बिलीव्स अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मेन टर्म्ड एज। तो इसको जेंडर रोल्स बोलते हैं, जेंडर भूमिकाएं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो पूरी साइकोलॉजी है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अप्लाइड साइकोलॉजी पूछी जाती है, ह्यूमन बिहेवियर पूछा जाता है। क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर में आपको बच्चों के साथ ही काम करना है। और ऐसे बच्चे जो अगेंस्ट द रूल हैं या जिनको नीड एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो केयर एंड प्रोटेक्शन की, तो ऐसे बच्चों की आपको साइकोलॉजी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहे आप जेल में ड्यूटी कर रहे हो या करेक्शनल होम में कर रहे हो, आपको ज़रूरी है। 8वां क्वेश्चन है, दुर्खीम हैज एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ सुसाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 टाइप्स ऑफ सुसाइड। तो ये 3 जो टाइप है, इगोइस्टिक, अल्ट्रिस्टिक एंड एनोमी, यही 3 है। और दुर्खीम का ये सुसाइड थियरी बहुत फेमस है। 9th क्वेश्चन है, विच प्रोपोन्स दैट अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव एन इफेक्ट ऑन द ग्रोन अप बिहेवियर। तो साइको एनालिटिकल थियरी ये कहती है कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बाद में लेटर ऑन वो रिफ्लेक्ट करते हैं पर्सनालिटी में, उनके बिहेवियर में। तो साइको एनालिटिकल थियरी जो है ये बताता है कि जब आप बड़े होते हैं तो जो आपकी बचपन में जो भी आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई घटना हुआ है, तो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है या आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करती है। ब्रॉडली इमोशंस इज डिस्क्राइब्ड एज 2 मेन टाइप्स, अफेक्ट एंड मूड। तो जो मूड होता है वो दिखता नहीं है, बट अफेक्ट जो होता है वो दिखता है। जब सपोज करो हमने पूछा आपसे कि आपका मन कैसा है, तो आपने कहा अच्छा है,
आपने अच्छा कहा, वो अच्छा है, कितना अच्छा वो हमें दिख नहीं रहा है, बट अफेक्ट जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन थे, जो आपका आई कांटेक्ट था, आपके फेस पे जो थोड़ी सी सिकन थी, वो चीज़ दिखता है, तो वो अफेक्ट है, और मूड जो है जो दिखता नहीं है, तो वही दिखाया है। अफेक्ट इज शॉर्ट लाइव्ड इमोशनल रिस्पॉन्स एंड मूड इज सस्टेन्ड इमोशनल रिस्पॉन्स। जो मूड जो है ना लंबा चलता है, कभी कभी पूरे दिन मूड खराब होता है, मन अच्छा नहीं होता है, लेकिन अफेक्ट थोड़ी देर के लिए होता है। बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ आईक्यू, ये इसको मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जो आईक्यू के अलग अलग लेवल है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, उसको किस तरीके से जाना जाता है, मतलब उनमें जैसे माइल्ड लेवल यानी अगर 50% तक बुद्धि की कमी है, तो उसको हम एजुकेटेबल में रखते हैं, यानी उसको पढ़ाया जा सकता है। टेंथ तक, टेंथ तक पढ़ाया जा सकता है, बहुत फोकस करोगे तो 12th तक पढ़ जाएगा, बट बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स और इसमें नहीं, जनरल सोशल साइंसेज वगैरह पढ़ सकता है। मॉडरेट जो कि मोर देन 50 एंड 75% तक डिसेबिलिटी है, उसको मॉडरेट में रखते हैं। उसको ट्रेनिंग दिया जा सकता है, बेसिक ट्रेनिंग, जिससे वो अपनी लाइफ चला सके, खाना खाना, कपड़े पहनना, वॉशरूम जाना, और थोड़े बहुत और काम सिखाया जा सकता है, जो जैसे मनी मैनेजमेंट वगैरह, तो वो थोड़ी सी चीज़ें सीख सकता है। सीवियर जो होता है वो 75% से ऊपर और 90% तक। तो ऐसी जो सीवियर मेंटल इलनेस होता है, सीवियर मेंटल इलनेस नहीं, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो उसमें क्या होता है कि उसको जो है वो डिपेंडेंट होता है, बट जो प्रोफाउंड होता है उसको लाइफ सपोर्ट की जरूरत है नहीं। प्रोफाउंड मतलब मोर देन 90%, अबाउट 100% तक। तो ये है इसका क्राइटेरिया। उसके बाद में ये भी मैच करने का है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया, तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया, और अगर मेंटल हेल्थ एक्ट पूछेगा तो वो 1987 में आया है। ठीक है, जब ये अमेंडमेंट हुआ है तो 2017 में हुआ है। उसके बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया, ये आया 2010 में, एनजीटी जिसको बोलते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये आया 1956 में। सक्सेशन मतलब जो उत्तराधिकार का अधिनियम था। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, तो ये आया है 1993 में। और ह्यूमन राइट डे किस दिन मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। In psychological development, intelligence is an important factor. Recently, the meaning of intelligence has been expanding. Which of the following expansion of intelligence is wrong? तो इसमें पूछ रहा है कि क्या wrong है। Spiritual intelligence is about absolute faith on God, staunch believer and denying any other reality. तो ये गलत है। कट्टर आस्तिक, मतलब जो इसको आप देखेंगे, आध्यात्मिक बुद्धि, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, कट्टर आस्तिक और किसी अन्य वास्तविकता को नकारने के बारे में है। तो नहीं, वास्तविकता को क्यों नकारेगा। तो बाकी और चीजें सही है। इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस मेजर्ड थ्रू आईक्यू, तो आईक्यू की डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, उससे इंटेलिजेंस चेक किया जाता है। सोशल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स एन अवेयरनेस ऑफ सिचुएशन एंड सोशल डायनेमिक्स दैट गवर्न देम। तो जब हम आईक्यू टेस्ट करते हैं तो उसमें ईक्यू भी होता है, एसक्यू भी होता है। ठीक है, तो एसक्यू मतलब कि आप समाज में रहते हुए जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, मोरल्स हैं, वैल्यूज हैं, उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हैज implications ऑफ द वे फॉर द वेज इन विच इंडिविजुअल टैकल्स डेली प्रॉब्लम्स। तो इमोशनल प्रॉब्लम मतलब कि छोटी सी प्रॉब्लम हो गई तो उसमें आप कितना भावुक हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो जा रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो पुअर है, इमोशनल मैनेजमेंट पुअर है। तो जो आईक्यू टेस्ट होता है, इट्स ऑल अबाउट, आईक्यू मीन्स सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी ये सारी चीजें मेजर होती हैं। व्हेन वाज द यूडीएचआर adopted by the UN General Assembly, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये 10 दिसंबर 1948, अभी थोड़ी देर पहले हमने पूछा भी था आपसे क्वेश्चन, तो अगर आप लोगों को पता था तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें आपको लिख गया 10 दिसंबर को, इसीलिए ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन वाज लीड बाय अरुणा राय ने आरटीआई के जो है लिए काफी धरना प्रदर्शन और काफी डिमांड की, तो लास्ट आरटीआई का जो प्रोविजन है वो स्टार्ट हुआ अरुणा राय के इनिशिएटिव से। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द directives are not enforceable in the court and do not create any in favor of individuals। मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उस कोर्ट में आप उसको लेकर नहीं जा सकते, वो बेसिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल लेजिस्लेशन इज, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, उसके बाद में इस क्वेश्चन को भी इन्होंने डिलीट किया है, तो जिसको डिलीट किया उसको हम स्किप करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच इज अ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच जो है एक नॉन गवर्नमेंटल यानी एनजीओ है, जिस जो लोगों के राइट्स के लिए काम करता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्व किस में है, ये भाग 4 में है।
विच आर द फंडामेंटल राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू डेवलपमेंट नहीं है। Brian S. Turner, in his book Equality, has conceptualized modern citizenship in terms of three major dimensions. Which of the following are correct dimensions? तो सिविल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप, सोशल सिटीजनशिप, इस चीज को ब्रायन स्टर्नर ने अपने बुक में मेंशन किया हुआ है। अब फिर यहाँ मैच कराने क्या आ गया, इस बहुत बार हम लोग ने मैच करा चुके हैं ये, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जेजे एक्ट यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो इनिशियली आया था वो 1986 में आया, फिर 2000 में अमेंडमेंट हुआ, फिर उसके बाद में रिसेंटली फिर से अमेंडमेंट हुआ है 2016 के आसपास। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, तो इमोरल यानी जो अनैतिक, ये यातायात नहीं है, ये अनैतिक जो ये इमोरल ट्रैफिकिंग मतलब महिलाओं का जो ब्राइड ट्रैफिकिंग होता है, लड़कियों की जो व्यापार होती है उसको बोलते हैं। ये हिंदी वाले इसीलिए गड़बड़ करते हैं, अनैतिक यातायात लिखते हैं उन्हें, तो ये ट्रैफिक एक्ट नहीं है, ट्रैफिकिंग एक्ट है। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम जो था ये आया था 1956 में इन्होंने दिया है, मुझे लगता है थोड़ा सा, हाँ 1956 ही है, सॉरी। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में है, और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ये 1929 में। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सोशल वर्क, तो सोशल वर्क का मेथड कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि सोशल केस वर्क है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल एक्शन है, ये प्राइमरी मेथड्स है। सॉरी प्राइमरी नहीं है, सोशल केस वर्क प्राइमरी में आता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी आता है, सोशल एक्शन सेकेंडरी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल कौन नहीं है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, पीपल्स पार्टिसिपेशन है, बट रिजिड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या है? तो ये तीन है, लोकेलिटी डेवलपमेंट, सोशल प्लानिंग मॉडल, सोशल एक्शन मॉडल। अब ये कौन सी किसकी मॉडल है? ये जॉक राथमैन की, अभी पिछले वीडियो में इस चीज को हमने एक्सप्लेन भी किया था। स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन सीक्वेंस, तो क्या है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले कम्युनिटी में जाके आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद में उसकी फंक्शनैलिटी का एनालिसिस करते हो, फिर एक्शन प्लान करते हो, फिर इम्प्लीमेंट करते हो, एंड देन लास्ट में इवेल्युएशन करते हो। कनेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स दैट रेसिप्रोकेट ट्रस्ट, सिविक एंगेजमेंट एंड सोशल सॉलिडारिटी, इसको बोलते हैं सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी। व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला जो पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 तक चला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कम्युनिटी इज फॉल्स, तो कम्युनिटी के बारे में क्या गलत है? कम्युनिटी इज नॉट परमानेंट, नहीं कम्युनिटी परमानेंट होती है, बाकी तीनों चीजें सही है। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होल्ड द पीपल ऑफ अ कम्युनिटी टुगेदर, एंड कम्युनिटी हैज अ वाइडर एंड यूजुअली इन विलेज कम्युनिटी देयर इज लाइकनेस इन लैंग्वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कम्युनिटी नॉट हैविंग एनी लीगल स्टेटस, तो ऐसा लीगल स्टेटस तो कम्युनिटी का कोई नहीं होता, बट बाकी चीजें होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर सेड, तो सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशंस, सोशल रिलेशनशिप एंड डिफाइंड, कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ बी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट किसने कहा है? तो पहला स्टेटमेंट तो सबको पता है मैकाबल ने कहा है, बट ये जो कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ बी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, ये बोगार्डस ने कहा। और बोगार्डस का एक और स्केल है, ठीक है, उस स्केल को क्या बोलते हैं, और वो जरूर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद में ये भी मैच करने का है, तो सोशल जस्टिस का फोर्थ हो जाएगा, यानी enabling people to claim their human rights, meet their needs, and have greater control over the decisions making process which affect their lives. Learning का क्या हो जाएगा? Learning का one होगा recognizing the skills, knowledge, and expertise that people contribute and develop by taking action to tackle social, economic, political, environmental problems. And participation, facilitating democratic involvement by people in issues which affect their lives based on full citizenship, autonomy, and shared power, skills, knowledge. And equality means challenging the attitudes of individuals and the practices of institutions and society which discriminate against and marginalize people. तो ये बेसिकली मैच कराने वाला था। ये भी मैच कराने वाला जनरल कंटेंट अप्रोच को क्या बोलते हैं? ये है फोकस ऑन द कोऑर्डिनेटेड एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज इन द कम्युनिटी। प्रोसेस अप्रोच क्या होता है? जो सी है, सी का 2 हो जाएगा, फोकस ऑन द इनिशिएशन एंड सस्टेंस of a process in which all people of the community are involved. Specific content approach involves specific issues oriented organization of services. Which on the one of the following option rightly describe about
द सोशल केस वर्क प्रोसेस, तो सोशल केस वर्क में क्या होता है, स्टडी करते हैं, फिर असेसमेंट करते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं। Which of among the following is the purpose of program media in social group work for its member? तो क्या प्रोग्राम मीडिया का टू अचीव पर्सनल एंड सोशल गोल, ये प्रोग्राम मीडिया का ऑब्जेक्टिव होता है। Who wrote the first book on social case work? तो ये सभी को पता है, मैरी रिचमंड। पहला उनका बुक क्या था, ये भी लिख सकते हो आप, कमेंट में बता सकते हो। What are the types of diagnosis in case work given by Perlman? तो हेरिन हेलिस पर्लमैन यानी एच पर्लमैन, इनका क्लिनिकल है, एटियोलॉजिकल है, डायनेमिक है। क्लिनिकल मतलब करंटली जो प्रॉब्लम है वो क्लिनिकली क्या प्रॉब्लम है, एटियोलॉजिकल मतलब उसका जो जड़ है प्रॉब्लम का वो क्या है, एटियोलॉजी मतलब उसका कॉज क्या है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। डायनेमिक जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं उसको डायनेमिक बोलते हैं। ईगो इज कंसिडर्ड टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पर्सनालिटी एंड अ बैलेंसिंग फोर्स बिटवीन, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, ईड एंड सुपर ईगो के बीच में ईगो बैलेंस बनाता है। एक्टिव लिसनिंग इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय whom एंड इन विच कॉन्टेक्स्ट, तो एक्टिव लिसनिंग हमेशा काउंसलिंग में केस वर्क में यूज होता है, रोजर्स ने दिया है, और ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में भी यूज होता है। द सेंट्रल फोकस ऑफ सोशल गोल मॉडल इज ऑन, तो सोशल गोल मॉडल का सेंट्रल फोकस क्या होता है, सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Which among the following is not the disadvantages in social group work? तो group work is economical and time saving as a number of clients is treated at the same time, तो ये डिसएडवांटेज में नहीं आएगा। उसके बाद में विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन ऑफ ग्रुप, तो क्राइटेरिया ऑफ ग्रुप का क्या है, डिफरेंस ऑफ गोल्स मोटिव्स, नहीं डिफरेंस ऑफ गोल्स मोटिव्स नहीं होता है, सेम होता है। इंटरडिपेंडेंस होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ रोल्स एंड स्टेटस होता है, शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज होती है, ये ग्रुप का एक क्राइटेरिया होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग स्टेजेस ऑफ सोशल केस वर्क, तो सोशल केस वर्क का क्या होता है प्रोसेस, सबसे पहले इनटेक करते हैं आप किसी भी बंदे को, उसके बाद में उसका स्टडी करते हैं, फिर सोशल डायग्नोसिस बनाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, फिर इवेल्युएशन करते हैं, एंड इन लास्ट उस सेशन को टर्मिनेट करते हैं, यानी उस प्रोसेस को। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ केस वर्क प्रोसेस, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्लमैन हैड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस इन केस वर्क बेस्ड ऑन द सेम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पी का क्या है, पहले होगा पर्सन विद प्रॉब्लम, यानी कोई भी व्यक्ति होगा उसकी अपनी प्रॉब्लम होगी। कम्स टू अ प्लेस, एक स्थान पे आएगा, एक एजेंसी पे आएगा। प्रोफेशनली ट्रेंड सोशल वर्कर हेल्प एंड फॉलो अ प्रोसेस, तो प्रॉब्लम प्लेस एंड प्रोसेस, पर्सन प्रॉब्लम प्लेस प्रोसेस। असर्शन एंड रीजन की क्वेश्चन है, द की टू इफेक्टिव ग्रुप वर्क लाइज विद द वर्कर, अब हमेशा रीजन को बिकॉज लगा के पढ़ोगे तो इजीली समझ में आएगा, हिंदी में पढ़ोगे तो क्योंकि, यानी प्रभावी समूह कार्य की कुंजी कार्यकर्ता के पास है, क्योंकि कार्यकर्ता समूह के मार्गदर्शन और सहायता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये इस तरीके से जब पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, हिंदी वाले क्योंकि लगाएंगे और इसमें बिकॉज लगेगा, ठीक है। तो ये आपको देख के ही समझ में आता है कि सोशल वर्कर क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आर फॉल्स है, ए ट्रू है। इसमें मैच कराना था ओरल एनल जेनाइटल एंड लेटेंसी, तो ओरल स्टेज में क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। एनल स्टेज में क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट होता है। जेनाइटल स्टेज में क्या होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है। एंड लेटेंसी में होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। assertion and reason का आ गया कि सोशल केस वर्क इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय सर्टेन ह्यूमन वेलफेयर एजेंसीज टू हेल्प इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही है। and R is here because it helps individual to cope more effectively with their problem, so both are true and R is correct explanation. Which are four important processes in understanding group dynamics and functioning as per Tosland and Rivas 2001, तो Tosland and Rivas का जो ग्रुप का फंक्शनिंग है डायनेमिक्स के बारे में बताया है, वो क्या है, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन पैटर्न, ग्रुप कोहेशन, सोशल कंट्रोल एंड ग्रुप कल्चर, ये चार चीजें बताइए। अकॉर्डिंग टू ग्रेस कोयले द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क का, तो सोशल ग्रुप वर्क का क्या ऑब्जेक्टिव है एज पर ग्रेस्कोले, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, एंड सेकंड इज टू हेल्प द इंडिविजुअल टू अचीव एडजस्टमेंट विद अदर इंडिविजुअल ग्रुप एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ कोहेसिवनेस इन वर्क ग्रुप, तो पॉजिटिव क्या है, वर्कर सेटिस्फेक्शन एंड हायर प्रोडक्टिविटी, लो लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, ये जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड, जब जहाँ पे जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है वो ये काम करता है, ये एब्सेंटिज्म कम हो। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है, ग्रुप कोहेसिवनेस लीड्स ऑटोमेटिकली
इन नो कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रुप। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट था। बाकी ये कोहेशन विद इन ग्रुप हेल्प एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ग्रुप क्लाइमेट। ग्रुप climate refers to the relatively enduring tone and quality of group interaction. Cohesion within a group benefits group in many ways। तो ये तीनों सही है। She or he should accept the differences in individual ability and growth, strive to help individuals understand themselves and help them modify their behavior towards those who have special needs। Above mentioned statement corresponds to the social group work प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंडिविजुअलाइजेशन। यानी हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रॉब्लम है और उसको उसी के अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको डील करना है। यानी हर व्यक्ति को उसके यूनिकनेस, जो उसकी अपनी प्रॉब्लम का यूनिकनेस है, उसको एक्सेप्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति, जो एवरेज जिसको बोलते हैं। तो मीन मीडियन ये सेंट्रल टेंडेंसी है। अनोवा इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसका फुल फॉर्म है। ये जो वेरिएशन है किसी भी ग्रुप में, किसी भी मेजरमेंट में, वो कितना है, वो एनोवा टेस्ट लगा के चेक करते हैं। तो एनोवा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, बाकी मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी है। द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड इज अप्रोप्रिएट इन बिहेवियरल साइंस। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। तो क्वालिटेटिव जो गुणात्मक जो है मेथड है, वो बिहेवियरल साइंस मतलब कि जो आपके व्यवहार में प्रॉब्लम है या व्यवहार में कोई अच्छाइयाँ हैं, तो उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है। तो इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बिहेवियरल साइंस के लिए करते हैं। एनवायरमेंटल साइंस, अर्थ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये सब क्वांटिटेटिव में आ जाता है। रैंडम सैम्पलिंग इज अ फॉर्म ऑफ विच काइंड ऑफ सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी मतलब जिसमें इक्वल चांस होता है सभी पार्टिसिपेंट को चूज करने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी थोड़ी देर पहले था, तो मीन डेविएशन नहीं है। मीन मीडियन मोड ये सेंट्रल टेंडेंसी है, बट मीन डेविएशन इज डिफरेंट थिंग। जो मीन से थोड़ा सा मीन डेविएशन मतलब ये देखते हैं कि मीन जो हमारा वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, उससे कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको मीन डेविएशन बोलते हैं। तो मीन डेविएशन सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, बाकी मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी है। Methods in which methods include social mapping and the focus on how people perceive and relate to space rather than just to the physical aspects as they exist। तो ये इसको बोलते हैं स्पेस रिलेटेड पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, पीआरए बोलते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इन साइंटिफिक रिसर्च इंटरव्यू इज प्रिपेयर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन अ सिस्टमेटिक वे बिकॉज द मेन रीजन इज टू अवॉइड बायस एंड डिस्टॉर्शन। तो बोथ आर सही। देखो, अगर बोथ आर ट्रू मीन्स की रीजन एंड असर्शन सही है, और रीजन इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी ठीक कर रहा है असर्शन का। क्योंकि जो पहले से ही आप जो है क्वेश्चन प्रिपेयर करे रहेंगे, इंटरव्यू शेड्यूल बना के रखेंगे, तो उसमें बायसनेस नहीं आएगी। बीच में बायसनेस आ सकती है, आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। व्हाट इज पाथ एनालिसिस? पाथ एनालिसिस क्या है? सीरीज ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस with the added assumption of causal relationship between independent and dependent variable। तो जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कॉजल रिलेशनशिप हम देखते हैं, उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस से ही टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम पाथ एनालिसिस बोलते हैं। 61 डिलीटेड है। 62 देख लेते हैं। मेजर फेजेस इन्वॉल्व इन केस स्टडी आर एज फॉलोज। तो मेजर फेजेस क्या है? 1 2 3 4 5, यानी इन पांचों जो स्टेप्स हैं, इनको हम केस स्टडी में फॉलो करते हैं। रिकॉग्निशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द फिनोमिना टू बी इन्वेस्टिगेटेड आर यूनिट ऑफ अटेंशन। कलेक्शन ऑफ डेटा, एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री of the given phenomena, diagnosis and identification of causal factors as a basis for remedial or developmental treatment, application of remedial measures, that is treatment and therapy. This phase is often characterized as casework and follow-up program to determine effectiveness of the treatment applied। तो ये प्रोसेस है। फाइंड, ये 63 डिलीटेड है, तो इसको स्किप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजी टॉक्स अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। तो गोल 10 जो एसडीजी 10 है, वो सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करता है। हु वाज द फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया? तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया दुर्गाबाई देशमुख ने इस्टेब्लिश किया था, 1953 में किया था। ये आप देख सकते हो, उसमें कमेंट में है। और ये किसके लिए होता है? सर्विसेज टू वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर देयर प्रोटेक्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। User can get information about various schemes such as Rajiv Gandhi National Crèche Scheme, Integrated Scheme for
वुमेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, शॉर्ट स्टे होम्स एंड फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है, इसमें एमसीआरई में आया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1953 में इस्टेब्लिश हुआ, दुर्गाबाई देशमुख ने इसके लिए प्रयास किया, और इसमें विमेन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई जाती है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैव ब्रॉट अबाउट वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए? आप फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन इन विलेज गवर्नेंस। तो आप देख रहे हो विलेज गवर्नेंस में जो छोटे से छोटे स्तर का व्यक्ति है वो भी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ सोशल जस्टिस? तो सोशल जस्टिस का बेसिक एम क्या है? टू क्रिएट अ जस्ट सोशल ऑर्डर। इसका जो सोशल जस्टिस का मेन उद्देश्य है न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनाना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन? तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या नहीं है? द सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट नॉट शेयर द फाइनेंशियल इश्यूज विद द बोर्ड मेंबर ऑफ एजेंसी। तो ये गलत है। बाकी द सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजेंसीज एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। द सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट हैव aim to at delegating responsibility among various staff, volunteers, and beneficiaries of the agency. The social welfare administrator must be efficient in formulating proper rules, regulations, practices, and procedures for conducting work in the agency. From functional point of view, social welfare administration includes the following perspectives of social problem. तो क्या है? Restoration of impaired social functioning, provisions of resource social and individual for the more effective social functioning, prevention of social dysfunctions। तो सोशल वर्क का या जो सोशल प्रॉब्लम में कोई किसी के साथ प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, तो उसमें हम यही जो इनेबलिंग की भूमिका निभाते हैं, हम उसको वापस इनेबल करते हैं, वापस रिहेबिलिटेट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीपीसीआर? तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसके फिलहाल प्रेसिडेंट कौन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रियंक कानून को। एनसीपीसीआर 71 assertion and reason का क्वेश्चन है, देयर इज अ गैप बिटवीन सोशल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बिकॉज the reason is lack of political will and commitment in the formulation and implementation of program। तो दोनों सही है, बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, किस चीज के ऑब्जेक्टिव्स हैं? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के, प्रमोट the growth of voluntary social service agencies to assist voluntary welfare programs for the specific groups of person who need special help like women, children and handicapped। ये अभी थोड़ी देर पहले जो कमेंट में था उसमें हमने आपको पढ़ के बताया था। टू कोऑर्डिनेट द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स ऑफ वेलफेयर एंड ऑर्गेनाइज पायलट प्रोजेक्ट्स दैट इनोवेट एंड क्लोजर टू द कॉमन मैन। 73 है, विच एक्ट डील्स विद द फॉर रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो आया, तो जो वन में रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी राइट्स की बात करता है। द इंडियन सक्सेशन एक्ट मतलब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन अवॉइडिंग डेस्टिट्यूशन। तो जो डेस्टिट्यूट होते हैं, उन डेस्टिट्यूट को ख़त्म करने के लिए, मतलब उनको उनको इरेडिकेट करने के लिए ये इंडियन सक्सेशन एक्ट लाया गया था। 75 है, विटामिन ए डेफिशिएंसी कपल्ड विद द प्रोटीन एलर्जी एंड माल न्यूट्रिशन इज अ मेजर कॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की वजह से चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल 75 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए, बाकी के 75 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप लोगों को ढंग से तैयारी करनी है, मेहनत से तैयारी करनी है, तो जो जो ये पेपर मैं करा रहा हूँ अगर आप ये कर लोगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सेकंड पेपर में अगर 200 क्वेश्चन आता है तो 200 में 150 क्वेश्चन इस वीडियो से मिलेंगे आपको। अगर आपने जो यूपीएमएस के वीडियोस देख लिए, वेलफेयर ऑफिसर के प्लेलिस्ट से वीडियो देख लिए, और जो एक सोशल वर्क का प्रीवियस पेपर करा रहा हूँ वो देख लिया, तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। सारे क्वेश्चन मतलब 95% के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आपके 150 क्वेश्चन ऑटोमेटिक यहाँ से सही हो जाएंगे अगर आप ये देख के चलोगे, क्योंकि मल्टीपल डोमेन में मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो
DSSB की तैयारी कर रहे हैं या सोशल वर्क से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।